के माध्यम से दी कि तूफान के पैसे जो केंद्र सरकार से आए थे वो व्यवस्थित जो लोग हकदार थे उन तक नहीं पहुंचा। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसकी बंदरबाट कर ली। यदि हम कोविड-19 की बात करें, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री से बात करके लॉकडाउन के बारे में हर बारे में चर्चा की। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहयोग देना था वो भी दिया, पर दुर्भाग्य से कोविड-19 की जो खरीदी हुई है उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने खुद ने माना कि हाँ कुछ इसमें शंका है। 3 अधिकारियों की कमेटी, जांच कमेटी बिठा दी। ये अधिकारी वही हैं जिन्होंने खरीदी की। जो खरीदी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं वही जांच कमेटी के सदस्य हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास वो देंगे। चीफ सेक्रेटरी के रिश्तेदारों ने तो पूरा सप्लाई किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहती केंद्र सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ अगर केंद्र सहयोग करता है तो आप इस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं। और जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो उसको इस प्रकार जांच के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। फिर केंद्र से अपेक्षा करते हैं कि केंद्र पैसा दे। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है, पर दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री हर बात पर राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, देश में सबसे खराब जो 4-5 राज्य है उसमें बंगाल की स्थिति है। आप यदि सब राज्यों के नेट पर उपलब्ध है, सब राज्यों के टेस्टिंग का सैंपल देखेंगे तो जितना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसकी तुलना में बंगाल में टेस्ट कम हो रहे हैं। मृतकों की संख्या कम बताई जा रही है। हमने बहुत सारे वीडियो जारी किए जो रात में मृतकों की लाशों की अंतिम क्रिया नगर निगम के लोगों ने कर दी। हमने वो वीडियो जारी किया कि जिसके रिश्तेदारों की डेथ हो गई उनको 3 दिन बाद बताया गया, वो अस्पताल के बाहर बैठे रहे कि अंदर इलाज चल रहा है, पीछे के दरवाजे से उसकी डेड बॉडी की अंतिम क्रिया कर दी। बहुत ही गैर जवाबदार सरकार है वर्तमान में, संवेदन शून्य सरकार। व्यापक भ्रष्टाचार में ग्रस्त है ये सरकार। फिर से अब एक नया ढोंग चल रहा है, इन्वेस्टर मीट। पांचवी इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरकार का खर्च हुआ है। एक इंडस्ट्री नहीं आई, बल्कि मेरा दावा है, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं कि ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद छोटे और बड़े लगभग 1000 कारखाने पश्चिमी बंगाल में बंद हुए। बड़े जूट मिल भी हैं और छोटे छोटे ऑटोमोबाइल्स के सामान बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्री भी है। 1000 लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। नया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आया। अब फिर इन्वेस्टर मीट के नाम पर कुछ बॉलीवुड के लोगों को ले आएंगे, कभी अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, कभी शाहरुख खान आ जाएंगे। अच्छा मनोरंजन कार्यक्रम होगा, सरकार के पैसों का दुरुपयोग होगा। लेकिन सितंबर में नहीं होगा। पूजा से पहले किसी भी दिन परीक्षा होगा, वो ऑनलाइन में हो या किसी तरह हो, वो जो बताएंगे शिक्षा मंत्री जो है वो बताएंगे 7 दिन कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ इसी बात को कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ममता जी
ऐसे विषय पर राजनीति कर रही है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का नुकसान है। और इसलिए इस पर अहंकार को छोड़े हूँ। और सारा देश यदि परीक्षा बच्चों की करा रहा है, यदि सारे देश में परीक्षा हो जाएगी, वो बच्चे एडमिशन ले लेंगे और बंगाल के परीक्षा बाद में होगी, जब तक कॉलेज भर जाएंगे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनका तो भविष्य खराब होगा। और इसलिए देश के साथ चलना चाहिए, देश से अलग हटके अपने अहंकार के कारण अपने प्रदेश के विद्यार्थियों का नुकसान करें, मैं समझता हूँ ये अच्छी राजनीति नहीं। जी अभिजीत सौजन्य अभिजीत हमारे मित्र थे। मैं 5-6 महीने से आया नहीं था कोविड के कारण, तो मिलने गया था, कोई खास बात नहीं। आप लोग भाजपा को सब लीडर लोग गवर्नमेंट और विड्रॉल, देखिए अभी जो MHA की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार सिर्फ संक्रमित इलाके को छोड़कर कहीं पर भी केंद्र सरकार से बिना पूछे लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, राज्य सरकारों को निर्देश दिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अब जो लॉकडाउन की घोषणा की है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी है, बच्चों को आना जाना भी पड़ेगा और इसलिए उनकी परीक्षा भी प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन विड्रॉल नहीं करता है तो उसका साफरात तो ये आप दोनों का जो गवर्नमेंट का बीच में जो चल रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं विड्रॉ करेगा तो अल्टीमेटली साफरात तो स्टूडेंट लोग होगा, क्योंकि वो आएगा क्या, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में ओनली सिलीगुड़ी इज सेंटर, तो कूच बिहार से जो आएगा, जलपाईगुड़ी से जो आएगा, कैसे आएगा अगर विड्रॉ नहीं हुआ। अब ये तो मैंने कहा ना कि जवाबदार सरकार होगी तो उनकी चिंता करेगी, जैसे आप चिंता कर रहे हैं, आप जवाबदार पत्रकार हैं, वैसे यही जवाबदार सरकारी की भी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट तो आदेश दे चुके हैं कि इस प्रकार के लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी ने डेमोक्रेसी और जो है इसका तो फिट है, ऐसा बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोनिया गांधी जी की पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ अगर कोई प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाना चाहता है तो वह कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए सोनिया जी को तो, जो कि इंदिरा गांधी जी की बहू है, उन्हें तो डेमोक्रेसी के बारे में कोई बयान देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमने आपातकाल देखा है, हमने तानाशाही देखी इंदिरा जी की। और इसलिए सोनिया जी कृपया, आप डेमोक्रेसी की बात आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपकी पार्टी को और आपके खानदान को कभी भी प्रजातंत्र पर विश्वास ही नहीं रहा। मंत्री हैं, उन्होंने पश्चिमी बंगाल के किसानों से कहा कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए। 21 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। वो 21 लाख लोगों की सूची ममता जी को भेज दी, इस सरकार के पास भेज दी कि आप इंडोर्स करके भेज दीजिए कि ये आपके प्रदेश के किसान हैं, हम इनके खातों में पैसा डाल देंगे। सरकार ने उन 21 लाख को जो नाम भेजे हैं केंद्र सरकार ने, उसको डस्टबिन में डाल दिया। लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपया पश्चिमी बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है वो नहीं मिली है, सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गैर जिम्मेदार नीति के कारण। मुझे आपके माध्यम से नॉर्थ बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि नॉर्थ बंगाल व्यवसाय का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, विशेषकर सिलीगुड़ी। यहाँ 7 सिस्टर्स जो हम कहते हैं, वहाँ का व्यापार, यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सांसद भाई राजू बिष्ट जी वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताएंगे, मैं उसको विस्तार से नहीं जानना चाहता, पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, ब्रिज, सड़क, 4 लेन, जो दार्जिलिंग मोड़ जिसे कहते हैं, वहाँ की ट्रैफिक समस्या, इस सब के लिए, सबके निराकरण के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी पैसा दिया है।
वो यहाँ के सांसद राजू बिष्ट जी बताएंगे, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊँगा। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक जवाबदार कार्यकर्ता की हैसियत से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल में सरकार बनेगी तो विकास के एक नए आयाम की ओर पश्चिम बंगाल जाएगा। हिंसा की राजनीति समाप्त होगी, औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर रोजगार मिलेंगे। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा। बीच के जो दलाल हैं वो सब समाप्त कर देंगे। एक अच्छी सरकार देंगे, एक स्वस्थ सरकार देंगे, एक पारदर्शी सरकार देंगे जो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। ये मेरा विश्वास है। मुझे इतना ही कहना था। आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप जो बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहा है बंगाल में ये बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार बनेगा तो इसको सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो नौकरी मिलेगा, इंडस्ट्री आएगा। लेकिन आज हिल में, दार्जिलिंग में फिर वो मुद्दा उठा है जो आपको लोकसभा चुनाव के लिए आपको आश्वासन दिए थे, जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए ये मुद्दा लेके फिर पहाड़ का पॉलिटिकल पार्टी को नारा लगाया है। इस बात में आपको अभी का स्थिति कैसा है, आपको पार्टी को क्या ध्यान है? और 2 दिन पहले जो आपके जो गठबंधन के हिस्सा है रोशन जी, उन्होंने प्रेस रिलीज जताई है, उन्होंने आपत्ति किया है कि पहाड़ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा बताया है। ऐसा हमारे पास है, रिलीज आया हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि पहाड़ में क्या डेवलपमेंट हुआ ये यहाँ के सांसद महोदय आपको बताएंगे, क्योंकि मैं उनका अधिकार छीनना नहीं चाहता। मुझे मालूम है यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने राजनीतिक परमानेंट हल, गृह मंत्रालय इसमें सक्रिय है। पिछले दिनों विमल गुरुंग जी गृह मंत्री जी से मिले भी थे। इस दिशा में अभी शिथिलता इसलिए आई कि गृह मंत्री जी स्वयं अभी 15-20 दिन से बीमार हैं, पर इस पर अतिशीघ्र हमारा कमिटमेंट है कि हम राजनीतिक हल इसका परमानेंट निकालेंगे और सब लोगों से बात करके, क्योंकि चर्चा ही एक माध्यम है, और सब लोगों से चर्चा करने के बाद इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठाएंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर को 150 एकेडमिक्स ये जो ज्वाइंट के एग्ज़ाम होने वाला है, उनके सपोर्ट में लेटर लिखा है डायरेक्ट। वो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम राइट टाइम पे हो, और आपको पता है कि इस बीच चुनाव के चीफ मिनिस्टर ने भी और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने इसका प्रतिवाद किया है, क्लियर करने की बात करा है। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखें? देखिए, हम तो अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि कम से कम राजनीति, कुछ क्षेत्र ऐसे होना चाहिए उसको राजनीति से बचाना चाहिए, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र उसमें सर्वप्रथम है। यहाँ हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनका साल खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी के साथ सरकार को अपनी जिम्मेदारी वहन करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए उन सब विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का, क्योंकि 90% से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपनी तैयारी कर ली है एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें जिस प्रकार अन्य राज्यों की सरकारें कर रही हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। और इसलिए हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपके स्टेट मध्य प्रदेश में बाढ़ सिचुएशन है। शिवराज सिंह चौहान जी ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात किया है, और दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी अपने समर्थक को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बाढ़ पीड़ित जो लोग के हैं उसके पीछे खड़ा हो जाए। तो क्या कहेंगे इस स्थिति में ये एग्ज़ाम करना कितना मुश्किल होगा आपके स्टेट में? देखिए, हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन सब विद्यार्थियों को जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए आवागमन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था वो सारी की है, और इसलिए हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं। बाढ़ जरूर है, पर उसके बाद भी विद्यार्थी जो परीक्षा देना चाहेंगे उनको फैसिलिटेशन सरकार करेगी। Do you think that the lockdown in Monday is purely international lockdown?